अस्सलाम वालेकुम जी। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये नोट्स जो हैं जो अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं, जो क्लास के एंड तक पढ़ेंगे, ये नोट्स वो हैं जो कि मैंने अगेन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो बी वाले हैं उन्हें पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे। ठीक है, पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे, दूसरी क्लास में, पहली क्लास में आई गेस कंप्लीट करवा दिए थे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस इज ओनली फॉर रिवीजन। आज का दिन हमारा रिवीजन का था। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो कि हम लोग जर्नल प्रॉपर अकाउंटिंग को देखेंगे एक प्रॉपर वे से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल हिस्टोरिकल डेटा फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले जो लास्ट सेशन हमारा गुजरा। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए नए नामों के साथ कि इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स भी आपको बता दिए। अच्छा, ये जो सारे के सारे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं ये 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। 5 के अलावा कोई छठा एलिमेंट नहीं है जिससे ये मिलकर बने। ठीक है, पहला एलिमेंट हम लोगों ने डिफाइन उधर भी किया, डिफाइन नहीं किया, हम लोगों ने पढ़ा है एसेट। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। मेरा क्वेश्चन ये है, हु विल डिफाइन एसेट्स और हाउ यू डिफाइन एसेट? एनीवन? सर जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं उन्हें एसेट कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ चलते हैं? स्कर्दू चलते हैं? नहीं, कहाँ बिजनेस जाते के हैं? लिए लाइक बिल्डिंग होगी, एसेट होता है हमारा। तो वो मशीनरी चलती एसेट। है, बिल्डिंग चलती है? मोबाइल होम होगा। हाँ, मैंने कहा बिजनेस के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रन करे उसे एसेट कहते हैं। बिजनेस के लिए रन करे कि बिजनेस उसे रन करे? बिजनेस उसे रन करे लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको पिन पॉइंट चीजें करके बता रहा हूँ। जैसे लॉ इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे, लॉ एक लैंग्वेज है, इसी तरह अकाउंटिंग भी एक लॉ है। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप डिफाइन करने लगे तो आपको जो अकाउंटिंग इज लॉ, जो अभी तक लोग डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग इज साइंस, नो। जैसे लॉ के वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के वर्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यू हैव टू यूज प्रॉपर डिक्शनरी फॉर इट। ठीक है, अब ये जनरली आपने ठीक आपके माइंड में बात ठीक है, लेकिन दिस योर दिस आर्गुमेंट विल नॉट बी वैल्यूएबल। मैं आपकी बात मान के आपने कहा जी ऐसे एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा कंपनी यूज करती है टू जनरेट इनकम। ठीक है, आपका मकसद ये बात करने का ये था, और जी कोई इसका मतलब जो 1 साल से कम अरसे के लिए होते हैं वो एसेट्स नहीं होते। हाँ That the resources which is owned by a business is called assets. कहाँ से देखा? सर देखा तो नहीं से पता है हमें। किसने बताया? पढ़ के आए हैं ना सर, आईकॉम में भी। आईकॉम में पढ़ इरफान के ने आया? पढ़ा था। अच्छा, ठीक हो गया। लीजिंग किसी ने पता है लीजिंग क्या होती है? सर यस सर। जिसने किसी प्रॉपर्टी को साल के लिए किराए पे लेते हैं तो फिर पर मंथ उसको किराया देना पड़ता है। अच्छा ठीक है। कहीं बैंक से लीजिंग वाली कोई एग्जांपल सुनी हुई है आपने? सर फाइनेंस करवाते हैं गाड़ी सर वही चीज़ है ना, आसान एक साथ पे मिलती है हमें, उसके ऊपर हमें एक जो उसकी अमाउंट पे करनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जी। जो पे अच्छा, करनी पड़ती है। एहसान मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मुझे नहीं आता है ना, आपको आता है? आपने पूछा तो मैंने आपको बताया बस। नहीं, आप मुझे ऐसे बता रहे हैं ना, वही है ना सर, हमें आता है, आप हमें तंग कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो बेटा प्लीज थोड़ा सा एटीट्यूड, बिहेवियर थोड़ा वो भी देख के रखना, ठीक है। सो व्हेन आई एम आस्किंग, सो आई एम आस्किंग ऑन अ पॉइंट, मैं टाइम नहीं जाया कर रहा किसी चीज को क्लियर करने में। जो बैंक से लीज करवाते हैं गाड़ी ना, वही नहीं होता, वही ना यार, वही वो नहीं होता। चीजें स्पेसिफिक होती हैं, अकाउंटिंग में चीजें स्पेसिफिक होती हैं। अब जो बड़े होते जा रहे हो, थोड़ा सा आईकॉम के हुमार से निकल आओ। आईकॉम में आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो जाया, फजूल पढ़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बड़ा कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे चीजें आएंगी तो फिर आपको रियलाइज होता जाएगा कि क्या आईकॉम में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था और ठीक पढ़ा था कि नहीं था पढ़ा।
अच्छा, बात किसी ने की द रिसोर्सेज ओन बाय द एंटिटी, वहां से मैंने लीज वाली बात शुरू की। तो जब लीज पे गाड़ी लेते हैं ना बैंक से, एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, मैंने बैंक से लीज पे गाड़ी ली है, तो वो जो गाड़ी होती है ना, वो जब हम लोग एसेट्स की बात करें तो गाड़ी, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने लीज पे गाड़ी ली है, तो वो गाड़ी मेरे एसेट्स में लिखी जाती है, मेरे कंपनी के एसेट्स में लिखी जाती है। लेकिन वो ओन जो होती है ना, वो ओन होती है बैंक की। बैंक, अगर आप उसके पेपर्स देखो तो उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है, ओनरशिप बैंक के अंदर होती है। इसका मतलब वो तो फिर खराब हो गया ना। जिस साहब ने कहा था द रिसोर्सेज ओन बाय द कंपनी, यानी लो, ये बैंक वाले गलत कर रहे हैं या जो डेफिनेशन लिखी थी वो गलत होगी? सर इसमें अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसमें से मतलब एसेट हमारी लायबिलिटी के शो होते हैं। एसेट हमारी लायबिलिटी में शो होते हैं? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी बताओ यार। है, हेलो? सर वो पिछले साल पढ़ा, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, इसी तरह कोई एक कॉन्सेप्ट था। यार वो मुझे बताना ढूंढ के फिर अपनी कॉपी से, मुझे भी पता लगे। मैं तो इतने सालों से अकाउंटिंग पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि जो है ना वो ये जो एसेट ओनरशिप होती है, हाँ, जो आप शायद बात कर रहे हैं ना लायबिलिटी में कन्वर्ट करने वाली, क्या वो और बात कर रहे हैं, वो एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट की बात कर रहे होंगे। एडजस्टमेंट होती है। मैं तो अपने सिर्फ अभी ये सवाल का आंसर पूछ रहा हूँ कि रिसोर्स, में बात मान गया कि एसेट इज अ रिसोर्स, एसेट रिसोर्स है, लेकिन जो ओनरशिप वाली बात है ना, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओन की जगह सिर्फ अगर आप कंट्रोल का वर्ड लगा दो ना, अगेन ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, ये मैं नहीं डिफाइन करता एसेट को, ये कोई एम.ए. गनी नहीं करता, ये कोई सुहेल अफजल नहीं करता, ये कोई A, B, C, Z कोई बंदा नहीं करता। हम लोगों ने बात माननी है। चलो हम लोग एक बात आगे एक और बात करते हैं, इसको करते हैं। आप जब छोटे थे तो आपका नाम किसने रखा? जी, घर वालों ने रखा है, अम्मी अबू ने। घर वाले, अम्मी अबू ने रखा, ठीक है। अच्छा, फिर आप जब अगेन यू आर नॉट इन द मेकिंग ऑफ, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, 4-5 साल के थे, तो किस स्कूल जाना है ये डिसीजन किसने किया, ये डिफाइन किसने किया? ये भी उन्होंने अम्मी अबू ने, उन्होंने ही किया, एग्जैक्टली। तो अगर एसेट की डेफिनेशन चाहिए तो एसेट को कौन डिफाइन करेगा? एसेट के अम्मी अबू, ठीक है, एसेट के पेरेंट्स। तो एसेट के पेरेंट्स कौन है, ये कौन डिफाइन करता है एसेट को? तो एसेट के जो पेरेंट्स हैं या एसेट को जो डिफाइन करता है, वो डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन डिफाइन करते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग को देखते हैं कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी उन्हीं के स्टैंडर्ड्स पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। जो ACCA वाले हैं वो भी उन्हीं के स्टैंडर्ड्स पढ़ के, वो बुक्स, ये सुहेल अफजल, M.A. गनी, मीग्स एंड लीग्स, ये बुक्स पढ़ के नहीं बने होते। जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग की जो अम्मी अबू है, जो अकाउंटिंग की बॉडी है, जो वो कहती है, वो देख के बने होते हैं। तो अकाउंटिंग की बॉडी जो है वो एसेट को डिफाइन करती है कि एसेट क्या है। वो एसेट को ओन सिर्फ नहीं कहती, वो कहती है एसेट एक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है। और कंट्रोल्ड बाय एंटिटी में समटाइम ये होता है कि कंपनी ने ओनरशिप नहीं होती कंपनी के पास, लेकिन कंपनी का कंट्रोल होता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, अगर आप लोगों ने किसी ने सर्च करनी हो तो लीजिंग की बेस्ट एग्जांपल है ये जो कार लीजिंग होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल लीज, जो बैंक कन्वेंशनल लीज होती है। यू गो देयर, यू फाइंड इट आउट, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि जो गाड़ी है, या किसी ने अगर ली हो, किसी यार दोस्त ने, उससे देख लो, गाड़ी के जो पेपर्स हैं उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है। इसका मतलब है गाड़ी बैंक की ओनरशिप में है, लेकिन जिसने गाड़ी ली होती है, जिस कंपनी ने, एट द एंड ऑफ द ईयर वो गाड़ी उसके एसेट्स में लिखी जाती है, उस कंपनी के, क्योंकि दैट एसेट, दैट कार इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो दो तो काम ये हो गए, इट इज रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो, और तीसरा काम भी है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना है,
जिसने अल्टीमेटली आपको फायदा देना है फ्यूचर में, अगर वो पोटेंशियल बेनिफिट ना देगा, अगर उसमें पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है, तो वो आपका एसेट नहीं है। तो एसेट के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं कि वो रिसोर्स हो, वो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी हो, खाली ओन से काम नहीं चलता। हाँ, अगर ओनरशिप भी है और कंट्रोल भी है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन अगर सिर्फ कंट्रोल है, ओनरशिप नहीं है, फिर भी वो कंपनी का एसेट है। और अगर सिर्फ ओन्ड है और कंट्रोल नहीं है तो फिर वो कंपनी का एसेट नहीं है। और तीसरी चीज आ गई, उसमें पोटेंशियल बेनिफिट देने का पोटेंशियल हो, उसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होना हो। दिस इज बेसिकली एसेट। ठीक है, उसके बाद आगे लायबिलिटी। हाँ जी, अब लायबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बताओ भाई, लायबिलिटी क्या है? आप लोग तो पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग हो। जिम्मेदारी। बेटा मैं उर्दू नहीं पूछता, उर्दू मैंने पूछ लिया तो मैं गूगल से कर लूंगा, है। मैं लायबिलिटी को एक्सप्लेन करवा पूछता हूँ, एक्सप्लेनेशन क्या है। सर जो कंपनी ने पे करना है। बाय द वे, हाँ बाय द वे, जो ये जिम्मेदारी आपने कही है वो भी गलत है उर्दू इसकी। ठीक है, तो काइंडली डिक्शनरी अपनी ठीक कर दें जी। साइदुर रहमान, आप सर जो कंपनी ने पे करना होता है सर। बिल्कुल ठीक है, जो कंपनी ने पे करना होता है। देखिए अगेन, व्हेनेवर समवन आस्क्स यू एक्सप्लेन दैट थिंग, उसको एक्सप्लेन करो। तो जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करने में 2-3 चीजें आती हैं। ये क्या है, ये करती, ये जो चीज के बारे में कोई भी चीज पूछी जाए उसका वो करता क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो ठीक है, पे करना है, कोई भी चीज पे करनी है, लेकिन कैसे पे करनी है, कैसे पे होगी। जब भी पे करेंगे तो उसका दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि कोई ना कोई रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा। यानी जैसे जब पे करोगे तो कैश दोगे ना, या कैश दोगे या एसेट रिड्यूस होगा। तो फिर अगेन अकाउंटिंग के एमडी, मैं नहीं डिफाइन कर रहा भाई, ये अकाउंटिंग के एमडी ने डिफाइन किया हुआ है लायबिलिटी को। वो कहता है इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये क्या है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, करंट है, फ्यूचर की नहीं है, पास्ट की नहीं है, हाल की है। जो एहसन साहब मुझे उर्दू का तर्जुमा बता रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है फ्रॉम पास्ट इवेंट। Present obligation from past event. This is one thing. Again, this doesn't define full definition of liability. और होगा क्या, to settle it, जब उसको settle करेंगे तो future economic benefits will outflow from entity. तो होगा क्या, जो economic benefit है वो outflow होंगे। This is opposed to the assets. Assets में क्या होता था, inflow होते थे, और लायबिलिटी में क्या होगा, आउटफ्लो होंगे। तो लायबिलिटी में पोटेंशियल होगा कि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आउटफ्लो करने का। ठीक है जी। अब आ गया इक्विटी। क्या होती है जी इक्विटी? ऐसा कर लिया, अब इसकी उर्दू ना मुझे बताना, मुझे एक्सप्लेन कर देना इक्विटी। उर्दू मुझे आती है ऐसा। जी इक्विटी, anyone? No one? कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल वो होता है जो बिजनेस शुरू करने के बाद लगाते हैं उसके अंदर जी, वो कैश में भी हो सकता है या फिर वो अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह भी लगा सकता है जिसके अंदर कोई भी काम हो सकता हो। यार ये तो एसेट होते हैं, बिल्डिंग हो गई, कैश हो गया, वो तो एसेट होते हैं। सर वो एसेट्स जब भी कंपनी शुरू करने लगती है, कैपिटल बिजनेस का सरमाया। एक बंदा एक्सप्लेन करो जी। सर वो एसेट्स या गुड्स जो ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। दोबारा बोलो। सर वो एसेट्स या गुड्स जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से यूज करता है। नहीं, ये भी गलत है, वो तो ड्राइंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। हाँ जी, एनीवन एल्स? सर कैपिटल का बताना है ना? हाँ कैपिटल का बता दो।
वो रकम या वो चीज़ जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाए उसे कैपिटल कहेंगे। वो चीज जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा वो कैपिटल होगा। तो फिर पैसों इक्विटी से। क्या होगा? अच्छा, कैपिटल हमेशा पैसों में होगा? नहीं सर, वो लैंड में भी हो सकता है। तो आपने तो अभी पैसों से कहा है, isn't it? तो पैसे होंगे तो सर लैंड खरीदेंगे ना। जरूरी तो लैंड नहीं खरीद है। लिया वो भी हमारा कैपिटल है आप तब। आपने अभी लैंड तो हमारे एसेट है, वो कैपिटल तो नहीं है। लेकिन वो एसेट, पैसों से खरीदा है ना सर। एसेट जो पैसे हैं वो तो एसेट है। क्या फिर है सर आप? आप ही बताए, हम सुनेंगे बस, आप बताए। सर गुड्स से स्टार्ट करें, गुड्स। जी, किससे स्टार्ट करें? चलो हम लोग पहले अटेंडेंस स्टार्ट कर लेते हैं, जो सोए हुए हैं ना वो जरा उन्हें जगा देते हैं। सना मलिक। प्रेजेंट सर। देखिए बेटा, जब एक्सप्लेन करनी, मैं इसीलिए आप लोगों को उस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। जब चीजें लाता हूँ मैं दोबारा कह रहा हूँ, टू लर्न द थिंग्स वी हैव टू अनलर्न द थिंग्स। ठीक है? हो सकता है आप लोगों के पास कोई जहां पे आप सही एक्सप्लेन करोगे मैं उसको एडमायर करूंगा, लेकिन जब तक गलत एक्सप्लेन कर रहे होगे, ये जो अभी फिर आप एक्सप्लेन कर रहे थे और फिर मजिद थे आप कि लैंड होगी पैसे होंगे, तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि लैंड, आपका यही कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि लैंड और जो पैसे हैं वो तो एसेट है, तो फिर कैपिटल क्या है? ठीक है, ये इस पे आपको ये अगर आप वैसे सर्च करोगे उर्दू में गूगल पे लिख के भी उसे बता दोगे ना, आपको गूगल 1000 चीजें दे देगा। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं आप ये चाह रहा हूं कि आप सोचो, पैसे और लैंड तो एसेट है, वो तो एसेट हो गया, तो फिर कैपिटल क्या है? सवाल तो ये है ना पूछने वाले। आदिल फारूकी। यस सर। सर कैपिटल सरमाया हो सकता है। बेटा मैं उर्दू नहीं पूछ रहा ना, मुझे एक्सप्लेन कर दो जरा, सरमाए को क्या कहते हो आप? देखो मसला, प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मैं उर्दू नहीं पूछ रहा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जब इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जब आप लोगों ने जाके काम करना है, तो कहीं उर्दू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने नहीं देगा। ठीक है? तो देयर वाज, आई डोंट नो आप लोगों के से गुजरा है कि नहीं गुजरा, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उर्दू जो है, एनीवन नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उर्दू, प्योर उर्दू, जो उसको अगर सही ट्रांसलेट करेंगे? एनीवन? मलिक आयाम। यस सर। अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब। निमरा वसीम। निमरा वसीम। अबू बकर मलिक। प्रेजेंट सर। नहीं बेटा, मुझे आपकी इस तरह नहीं चाहिए अटेंडेंस, मुझे आपकी बोल के अटेंडेंस चाहिए। ठीक, I'll not mark your attendance in message. You can sit anywhere in your company, in your gathering, and then you can on the mobile you can type, okay, we are present. I need your present on जो है वो मुझे बोल के चाहिए, और शायद मैं फिर अभी आपका कैमरा भी ऑन करवा लूँ किसी का। ठीक है? अबू बकर मलिक प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट है। हेलो सर, आवाज आ रही है? मारिया, जी जी आ रही है। मारिया नुसरत। मारिया नुसरत। मोहम्मद असद। यस सर। साकिब खान। प्रेजेंट सर। जावेद मुगल, जवाद मुगल। प्रेजेंट सर। जवाद मुगल प्रेजेंट है? यस सर, अभी बोला प्रेजेंट। असद मलिक।
असद मलिक, मैं अगेन कह रहा हूं आप लोगों को, असद मलिक जरा अपना कैमरा ऑन कर दो काइंडली। आपका स्पीकर नहीं चल रहा ना, तो कैमरा तो चल ही रहा होगा। अपना कैमरा ऑन कर दो जरा काइंडली, जल्दी से। वकास अली, प्रेजेंट। निमरा वसीन आप भी कैमरा ऑन करें। मारिया नुसरत आप भी कैमरा ऑन करें काइंडली, थैंक यू। आई एम वेटिंग। सैदुर रहमान, प्रेजेंट सर। एहसन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। अतिया साजिद, प्रेजेंट सर। अब्दुल सित्तार, प्रेजेंट सर। अदनान अली, प्रेजेंट सर। जी अभी तक जो मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अब्दुल हसीब। सर मैं अब प्रेजेंट अपना, हूँ। जी बेटा आपने बोला था तो आपका तब माइक नहीं था चल रहा, क्योंकि आपकी प्रेजेंट बोली नहीं थी गई। अगर आपको कोई शक है तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। निमरा वसीम, मारिया नुसरत, असद मलिक, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये एब्सेंट आए हैं मेरे पास, ठीक है। ये काइंडली अपने अपने कैम अभी 5 मिनट में ऑन कर लें, कि अगर उनके माइक नहीं चल रहे तो आई माइट मार्क देयर अटेंडेंस, ठीक है। सर मेरी लग गई है अबू बकर। यार जिनके मैंने नाम बोले हैं ना, जो एब्सेंट है वही एब्सेंट है ना, तो जिनके अगर नाम नहीं बोले तो बाकी सारे प्रेजेंट है, ठीक है। सर नाम एक दफा रिपीट कर दें। जी निमरा वसीम एब्सेंट आ रही है मेरे पास अभी। मारिया नुसरत मेरे पास एब्सेंट आ रही है। असद मलिक मेरे पास एब्सेंट आ रहा है। जी ये 3 एब्सेंट आ रहे हैं मेरे पास। सर ये मारिया नुसरत कह रही है मेरा नेट कनेक्टिविटी का इशू है, कह रही है मेरी ज्वाइन करती है, चलो कोई क्लास नहीं बात ज्वाइन नहीं, होती। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज एब्सेंट लग जाएगी, नेक्स्ट टाइम उसकी कनेक्टिविटी का भी इशू नहीं होगा। नेट को भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने नहीं इशू करना, एब्सेंट लग जाती है, ठीक है। ओके जी, हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी की। चलो इक्विटी से हम लोग, इक्विटी से मुझे आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ गई। जी कोई बोल रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर वो आप पूछ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उर्दू का। जी ढूंढ ली? हाँ जी, जी उसका क्या मिला? नाम है माली तफसीलात। माली तफसीलात, ठीक है जी। आपको उसकी जो प्योर उर्दू बताऊं, जो उर्दू में ऑडिटर्स ने ट्रांसलेट किया था उसे, ये मैं नहीं जी कह रहा, ये बताएं। ऑडिटर्स ने उसे ट्रांसलेट किया था। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी हुआ था, ये पाकिस्तान में ही हुआ था। उसका नाम था खू खाता। खू खाता? जी मैं वाकई बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। हमारी नॉलेज में सर आप इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, खू खाता, और लिटरली ये उसको उस पे फिर ऑडिट भी किया था। एसेट को असासा जात लिखा गया था, काफी लंबी चौड़ी चीजें उसको उर्दू में पूरी ट्रांसलेट हुई थी। एनीहाउ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको लेके जाने लगा हूं उस पे, इक्विटी पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। बाय द वे कैपिटल इज वन पार्ट ऑफ इक्विटी, उसके अलावा भी और चीजें भी होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन,
सर एक Accounting- when asset is equal to capital plus liability. जी बेटा ठीक है, assets are equals to liability प्लस, तो कैपिटल की जगह मैं इक्विटी लिखता हूँ क्योंकि सिर्फ कैपिटल इज नॉट इक्विटी, इक्विटी कैपिटल इज पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी के अंदर आता है, ठीक है कैपिटल। उसके अलावा क्या आता है? उसके अलावा आता है रिटेन अर्निंग्स आती है, इक्विटी में ही इक्विटी का पार्ट होती है। उसके अलावा क्या आता है? रिजर्व्स भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मिक्स करके हम लोग जो है वो इसको इक्विटी कहते हैं। तो सिर्फ कैपिटल इज नॉट इक्विटी। तो ये वाली जो साइड है, जो ये वाली साइड है, इसको हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, अब होगी स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक है। अच्छा, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, एसेट्स आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्यों है भाई? रिसोर्सेज इसलिए है कि इनको यूज करके इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। इनकम जनरेट करनी है किसने? कंपनी ने इनकम जनरेट करनी है, तो रिसोर्सेज हो गए। तो लायबिलिटी और इक्विटी क्या हो गया? ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए। कंपनी के पास पैसा आएगा कहां से? सोर्स कौन से होंगे? ठीक है, पैसा या जो भी कंपनी के पास फाइनेंस आएगा, जरूरी नहीं है फाइनेंस पैसा ही हो, ठीक है। फाइनेंस की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं है पैसा। नॉर्मली हम बोलने में क्या जाते हैं कि पैसा कहाँ, सोर्स कौन सा होगा पैसे का, लेकिन फाइनेंस इज नॉट पैसा एट ऑल, ठीक है। तो कहाँ से कंपनी के पास जो है वो फाइनेंस आएगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो कि अल्टीमेटली फिर जहां से भी आएगा वो रिसोर्सेज में प्रेजेंट हो रहा था। जैसे आप लोग कह रहे थे कि लैंड या पैसे, तो वो रिसोर्सेज हैं, वो एसेट के अंडर आते हैं। और आए कैसे? वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से आए। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कैसे आए? या आपने कर्जा ले लिया, या क्योंकि पहला साल है अभी, तो इक्विटी में सिर्फ ना हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, ना हमारे पास रिजर्व है, तो इसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल ही है। तो मैं चले आपकी आसानी के लिए यहाँ पे शेयर कैपिटल भी लिख देता हूँ। अब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपनीज में, इस वाले कोर्स में ज्यादातर चीजें हम लोग कंपनी के हवाले से करेंगे कि कंपनी के हवाले से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। So assets are equals to liability plus equity. Liability और equity are the sources of finance. और उन sources of finance को use करके हम लोग resources buy करते हैं, ठीक है। Resources में land आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, building आ जाएगी, properties आ जाएंगी, ये सारी आ जाएंगी। अब for example इसी को हम लोग, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने क्या किया? लकीली कहीं से आपको 1000, आसान रखते हैं ना, 1000 रुपए की जो है इक्विटी हो गई। हम इस क्लास में 20 लोग हैं, सारों ने पैसे डाले, 500-500 रुपया डाला या 50-50 रुपए डाले, तो हम लोगों ने 1000, अच्छा ये $1000 भी हो सकते हैं, ये 1000 अरब भी हो सकते हैं, ये 1000-100 भी हो सकते हैं। अगर 1000-100 हो तो लाख बन जाएगा ना, अगर 1000 हो तो 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। $1000 भी हो सकते हैं। सारे ने $50 करके कंपनी बना ली। और जी कौन आया? सर निम्रा वसीम सर, मेरा माइक नहीं चल रहा था पहले। अब चल गया? यस यस सर, दूसरी जगह से ऑन किया है, लॉस ऑन किया। ये लगा दिया अपने निम्रा की लगा दी। अच्छा, अब हुआ क्या? कंपनी हम लोगों ने बनाई, 20 लोगों ने मिलकर $50 डाले, 1000 रुपए की इक्विटी आ गई, हम लोग कंपनी के मालिक बन गए, ओनर बन गए। अच्छा, ये 1000 रुपया कहाँ पे शो हो रहा होगा? ये 1000 रुपया यहाँ पे शो हो रहा होगा, पैसे की सूरत में आया, ठीक है। 1000 की इक्विटी थी जो कि शेयर कैपिटल था, वो 1000 तो शेयर कैपिटल है, वो इक्विटी है, वो क्या है? वो पैसा नहीं है, वो एसेट नहीं है, वो बेसिकली एसेट
में शो हो रहा है वो सोर्स है, सिर्फ अकाउंटिंग ऐसे ही रिकॉर्ड करती है चीजों को, ठीक है। तो ये 1000 रुपया जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था उसको यूज करके हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज बना लिया। 20,000 में आपने गाड़ी ली या जो भी लिया, और लकीली क्या हुआ कि आपको 1000 रुपए की उधार भी ले लिया किसी से, तो हमारी जो एसेट साइड है वो 2000 की रिप्रेजेंट हो रही होगी, 1000 की लायबिलिटी है, 1000 की इक्विटी है। यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, आपने दो सोर्सेज से फाइनेंस इकट्ठा किया, एक इक्विटी अपनी ओनरशिप से, एक लायबिलिटी बैंक से उधार ले लिया, और वो 2000 आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके पास जो भी है वो चल रहा है। अब बिजनेस चला, 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, अब क्या हुआ, अब उसमें इजाफा होता गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल रखता हूं, आफ्टर, बहुत सिंपल रखता हूं, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, बिजनेस अर्न्ड से 500 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट उसमें कमा लिया बिजनेस। और वो सारे का सारा मैं इसको लिखता हूं, एंड दैट प्रॉफिट वाज रिटेन, वो प्रॉफिट रिटेन हो गया, अपने पास रख लिया, ओनर्स को वापस नहीं किया। तो जो प्रॉफिट हुआ, क्या क्या हुआ वो हम लोग नहीं ला रहे। हमारी जो पुरानी अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी 2000 के हमारे पास एसेट्स थे, 1000 हम लोगों ने इक्विटी का था, 1000 हमारे पास लायबिलिटी का था। अब जब 500 और आ गया तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में हमारे पास 500 जो है वो इक्विटी के अंदर, 500 जो है वो इक्विटी के अंदर ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, लायबिलिटी उतने की उतनी रहेगी। मैं यहां पे करता हूं, और 500 के आपका 500 जो है वो ऐड हो जाएगा एसेट्स के अंदर, दैट विल बी इक्वल्स टू, आपकी लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया तो 0 प्लस 500 आपकी इक्विटी में इजाफा हो गया जो कि रिटेन किया। तो अल्टीमेटली आपके पास सिचुएशन क्या हो गई, फिर सिचुएशन आपके पास हो जाएगी एक मिनट बताता हूँ, इसको मैं प्रॉपर्ली कर लूँ। अच्छा, सिचुएशन आपके पास हो क्या होगी, 1 साल के एंड पे आपके पास 2500 के एसेट्स आ गए और 1000 की ही लायबिलिटी आ गई, और 1500 का आपके पास आ गई इक्विटी, क्योंकि इक्विटी इंक्रीज हो गई ना, जब आपने प्रॉफिट कमाया और रिटेन कर लिया तो वो 1500 की हो गई। अब देखो होगा क्या, अब आपने कहा यार यूं करते हैं कि बस ठीक है 1 साल हो गया, बड़ा हो गया, हम लोगों ने उधार लिया हुआ था, उधार वापस कर देते हैं बैंक को। मैं वो नहीं ला रहा कि सूद पे लिया हुआ था बैंक को, आपने कहा यार लेट्स पे बैक ऑल द डेट, ठीक है, आपने कहा लेट्स पे बैक ऑल द डेट। तो आपके पास सिचुएशन क्या थी, आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन ये थी। छोटे बिजनेस के लिए इट इज रिकमेंडेड के अकाउंटिंग इक्वेशन से ही चीजें बना ली जाए, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके बिजनेस चीजें बना ली जाए। अब क्या होगा, अब बेसिकली जब आप 1000 रुपया माइन दोगे, वापस रुपए होंगे या जैसे भी आपने लायबिलिटी सेटल करनी होगी, तो 1000 की जब लायबिलिटी सेटल करोगे तो 1000 इस साइड से कट जाएगा, इक्विटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली क्या सिचुएशन आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन की हो जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन की आपके पास जो सिचुएशन होगी दैट विल बी, यू विल बी हैविंग 1500 ऑफ एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या है, कैश है, बिल्डिंग है, व्हाटएवर, ये 1500 के साथ 3 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, बढ़ते जाएंगे। यू हैव 0 लायबिलिटी प्लस यू हैव, सॉरी ये 0 आ गया, यू हैव 1500 ऑफ इक्विटी। तो हुआ क्या, जब आपने डेट को सेटल डाउन कर दिया, डेट को सेटल कर दिया, तो जो बचा आपके पास, जो बचा कुचा रह गया एसेट्स में, दैट इज योर इक्विटी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इसके अम्मी अबू की डेफिनेशन से देखें तो इसके अम्मी अबू की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है जी रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ओवर द इयर्स होता है,
पूरे सालों के सालों जब आप लायबिलिटीज को सेटल करें तो रेजिडुअल इंटरेस्ट, रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ, जो भी बचा कुचा इंटरेस्ट का, ये सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये फायदे वाला है। जो भी बचा कुचा फायदा रह गया, इसके लिए शेयर होल्डर्स के लिए इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स में आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज, उसे वो कहता है ये इक्विटी है। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इंटरनेशनली जब आपने अकाउंटिंग करनी है, इसको अगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं और एसीसीए की एग्जम्पशंस लेनी है, तो एसीसीए या सीए करना है, तो बाहर जाके या पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है, तो अनफॉर्चुनेटली उर्दू में इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसकी प्रैक्टिस अंग्रेजी में ही है। ठीक है, तो फिर आपको अंग्रेजी में ही इसको समझना पड़ेगा, उर्दू में समझना थोड़ा मुश्किल है। चौथे एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं, फोर्थ एलिमेंट जिसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। हाँ जी, क्या होता है रेवेन्यू? Will tell me revenue. सर रेवेन्यू उसको कहते हैं जो पर मंथ हमें पे मिलती है। ठीक हो, उससे तो सैलरी नहीं कहते जो पे मिलती है। सर प्रॉफिट भी होता है, मतलब वो सैलरी होती है ना, जिस तरह पर मंथ हम जो हमारी कंपनी अर्न कर रही होती है, फिर उसको अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको रेवेन्यू कहा जाता है। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और कोई? I like that at least you people contribute. I like that. जैसा भी करते हो, but you people are contributing. बिल्कुल चुप करके नहीं, सुमन बुकमन नहीं। हाँ जी, और कोई? सर कंपनी के Revenue is the price of goods sold or services provided by a business to its customer. इसको ही कहते हैं। कहाँ से देखा साकिब? नहीं सर जी, ये याद क्यों है, अकाउंटिंग में किए थे मैंने। अच्छा, अकाउंटिंग में ना, मजे की बात, इससे आप मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ कि लास्ट टाइम ना मैं एक बीकॉम लास्ट सेमेस्टर था, तो बीकॉम वालों का मैं वाइवा ले रहा था। ठीक है, बीकॉम वालों को वाइवा ले रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार लीजिंग में, क्वेश्चन उससे पूछा, मैंने कहा यार लीजिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है? बस आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन तो मैंने पहले तो अंग्रेजी में ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पता नहीं क्या नाम था उस लड़के का, मैंने कहा डियर टेल मी हाउ सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन लीजिंग। तो मुझे कहता है सॉरी सर प्लीज कम अगेन। तो मैंने उसे कहा ओके टेल मी व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर उसने मुझे कहा सर सॉरी कम अगेन। फिर मैंने कहा ओके टेल मी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अच्छा, जब मैंने इतना काम बोला तो उसने 3 लाइनें जो है ना फर से बोल दी। जब उसने 3 लाइनें फर से बोली ना, मुझे शक पड़ गया कि इसने ना कहीं गूगल ट्रांसलेटर नीचे ऑन किया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा, ऑनलाइन वाइवा हो रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ हाउ जो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज अप्लाइड इन लीजिंग। फिर मुझे कहता सॉरी सर। मैंने कहा यार पंजाबी आती है? कहता है। मैंने कहा पंजाबी में उससे एक दफा पूछा ना, तो नीचे से गूगल की आवाज आई, सॉरी रॉन्ग कमांड, गूगल कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज। तो ये भी होता है, आप लोगों ने ही ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स ने इतना अनट्रस्ट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है ना कि हमें अब शक होता है, जब आप फर से कोई डेफिनेशन बोलते हो तो हमें शक होता है ये नीचे से कहीं से देख के बोल रहे हैं। नहीं वो साथ उसैद बोलने लग पड़ा था, तब मैंने अपनी बात जल्दी कंप्लीट की है। अच्छा जी उसैद, ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। इनकम और उसकी एग्जांपल सेल हो जाए, रेंट रिसीवेबल हो जाए। ठीक है जी उसैद। सर मैं भी वही बता रहा था, जो सेल्स या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनसे जो अर्निंग वगैरह होती है, वही रेवेन्यू होता है। वेरी गुड, इसका मतलब है उसैद ने भी ठीक कहा है, साकिब ने भी ठीक कहा है, एक और अब्दुल हसीब आपने भी बस ठीक है, गुजारे लायक थी। तो अब देखते हैं इसके अकाउंटिंग के अम्मी अबू कैसे डिफाइन करते हैं रेवेन्यू को। ठीक है, वो क्या करते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, और ये अगर इफ यू वांट टू फाइंड दीज डेफिनेशंस सो यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन राइट इट डाउन। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क, ठीक है, उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS का 2018 से पहले तक, 2018 में उन्होंने अपडेट किया था, तो वो 2018 से पहले जरा ज्यादा इजी था, तो मैं फिर वही करवाता हूँ। है 2018 के बाद भी यही चीजें हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी आगे पीछे कर दी है, डिफरेंट कर दी है। 2018 तक जो फ्रेमवर्क आया था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, वो ये एक्सप्लेन करता है जो मैं कहता हूँ ना इसके अम्मी अबू जो है। ओके जी, रेवेन्यू को वो कैसे डिफाइन करता है? रेवेन्यू को डिफाइन करता है, रेवेन्यू क्या है?
ग्रॉस इनफ्लोज। ग्रॉस है ये जो आप एक पता नहीं आप में से कोई कह रहा था प्रॉफिट है, प्रॉफिट बेटा नेट होके आया आता है, ठीक है। तो इनफ्लो ही होता है, प्रॉफिट इनफ्लो ही होता है, लेकिन प्रॉफिट नेट होके नेट इनफ्लोज होती है। हम लोग ग्रॉस इनफ्लो, रेवेन्यूज आर द ग्रॉस इनफ्लोज टू द कंपनी फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी या कंपनी। जो भी एक्टिविटीज कर रही है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती है जो उसकी नॉर्मल है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती है। दो ही किस्म की है ना, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, दोनों एक्टिविटीज हो सकती है। इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और ये करेगा क्या, ये जो ग्रॉस इनफ्लोज आएगी ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये आपके एसेट्स को इंक्रीज करेगा। एसेट्स को कैसे इंक्रीज करेगा, कैश आएगा या रिसीवेबल्स आएंगे। देखो जब सेल्स करते हैं तो सेल्स दो ही तरह से होती है ना, सेल्स क्रेडिट कर देते हैं और डेबिट करते हैं, या कैश को या अकाउंट्स रिसीवेबल को। तो दोनों सूरतों में एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। ये भी हो सकता है आपका कोई पेबल था, आपने किसी से उधार लिया हुआ था, अब आप उसे सेल कर देते हैं। तो जब आप उसे सेल कर देते हैं, आपके पास वो पेबल रिकॉर्डेड था क्रेडिट में, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने उसे सेल कर दिया तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे पेबल को, ठीक है। तो डिक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी। तो होगा क्या, जब भी रेवेन्यूज होते हैं वो ग्रॉस इनफ्लोज है ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, और वो करेंगे क्या, वो करेंगे या तो आपके एसेट्स को इंक्रीज कर देंगे या आपकी लायबिलिटीज को डिक्रीज कर देंगे। और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपकी इक्विटी बढ़ेगी। रेवेन्यूज जो है वो डायरेक्टली जाके इक्विटी में, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो तो डायरेक्टली जाके इक्विटी में ऐड होते हैं, या अगर हम लोग वैसे भी बात करें तो रेवेन्यू में से जब कॉस्ट माइनस होती है तो जब प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जाके इक्विटी में ऐड होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। और वो इक्विटी क्यों बढ़ रही है, वो शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, वो प्रॉफिट के थ्रू इक्विटी बढ़ रही है। इक्विटी दो ही तरह बढ़ती है ना, या तो शेयर होल्डर्स पैसे देते हैं या आपके प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट से आता है, रिटेन अर्निंग्स बढ़ती है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है। रेवेन्यू क्या है, ग्रॉस इनफ्लोज टू द कंपनी फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। और होगा क्या, इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और डिक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि जो है वो इक्विटी इंक्रीज होगी अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है जी, एक्सपेंस क्या होता है भाई? सर जो अमाउंट या फिर कोई भी एसेट इस्तेमाल होता है हमारे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अच्छा, जो भी एसेट है वो जब इस्तेमाल हो जाता है आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। गुड। और कोई? ठीक है, आपने ये अच्छी एक्सप्लेन किया। और कोई? एनीवन एल्स? ठीक हो गया जी, आपने ठीक एक्सप्लेन किया है। तो अकाउंटिंग के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, अकाउंटिंग के पेरेंट्स कहते हैं कि एक्सपेंसेस है जी ग्रॉस आउटफ्लोज, रेवेन्यूज क्या होते हैं ग्रॉस इनफ्लोज, और एक्सपेंसेस क्या है ग्रॉस आउटफ्लोज फ्रॉम द एंटिटी ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। और इसमें भी वही हो रहा है, या आपके एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे या आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होंगी। जब भी एक्सपेंस होता है उसकी एंट्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपका रेंट का एक्सपेंस होता है तो आप रेंट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। या अदरवाइज क्या होता है, आपका रेंट का एक्सपेंस है, आप रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं, अभी कैश नहीं दिया या बैंक से पैसे नहीं गए, आपने उधार कर दिया तो आप एक्रूड रेंट को क्रेडिट कर देते हैं या रेंट पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, या एसेट डिक्रीज हो रहा है या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी इक्विटी कम होगी। और इक्विटी कम कैसे होगी, अदर देन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे लेकिन फिर भी इक्विटी कम हो रही है, क्यों कि एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये इसके 5 जो हैं वो कनेक्शन था। अब रिलेशनशिप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिलेशनशिप क्या है, ये 5 जो एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं और कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, और कैश फ्लोज, इनका रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या जिसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं,
ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, दो को, जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़े हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होंगे एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट होगा, अगर रेवेन्यूज कम होंगे एक्सपेंसेस से तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनती है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी किससे बनती है? आपके पास इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, उसमें प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो एक एलिमेंट को सिर्फ यूज किया, इक्विटी वाले एलिमेंट को स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है? उसमें एसेट्स यूज होते हैं, लायबिलिटीज यूज होती है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है वो यूज होते हैं। ये तीनों यूज करके हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं, और अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश यूज होता है टू जनरेट दैट। एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती क्यों है, क्या उसका पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका पर्पस होता है टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर लॉस है तो बैड परफॉर्मेंस है, अगर प्रॉफिट है तो गुड परफॉर्मेंस है। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है वो बनती है फॉर अ पीरियड एंडेड, एक पीरियड के लिए होती है, एक महीने के लिए होगी, 3 हफ्तों का, 3 महीने के लिए होगी, क्वार्टरली जिसे कहते हैं, 6 महीने के लिए होगी जिसे सेमेस्ट्रल कहते हैं, साल के लिए होगी जिसे ईयरली कहते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या होती है? मूवमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द इक्विटी। ये भी फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड होती है, और इसका पर्पस क्या होता है? इक्विटी में मूवमेंट रिकॉर्ड की जाए, और ये भी दिस इज आल्सो फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है। ये एज ऑन नहीं होती, इसीलिए जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इसके ऊपर आप लिखते हैं क्या? फॉर द पीरियड एंडेड। आप इसके लिए कभी नहीं लिखते एज ऑन, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट एज ऑन होती है। क्यों बैलेंस शीट एज ऑन होती है? क्योंकि बैलेंस शीट आपकी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, एक वक्त के लिए होती है। अभी आपकी बैलेंस शीट का एक कुछ बैलेंस है, अगले ही टाइम पे आपने कोई पेमेंट कर दी तो कैश निकल गया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, आपकी बैलेंस शीट चेंज होगी। बैलेंस शीट जो है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड दिस इज फॉर एज ऑन द डेट। और कैश फ्लो जो है वो कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज को दिखाता है, और वो भी एक पीरियड के लिए होता है। ठीक है। फॉर्म ऑफ द बिजनेस आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसको नोट्स में है, फिर भी इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा सारे को। बेसिकली फॉर्म ऑफ द बिजनेस होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इसको आपने डिटेल में गो थ्रू करना हो तो जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो कि आपको आते होंगे, आई नो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। हाँ जी, पहला हमारे देखिए दो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होती है जी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? हु विल टेल मी? जो अकाउंट पर हो सर, एक्रूअल जो अकाउंट पर चलती है। जरा इसको एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ आई कसम से। आप लोग इतने माशाल्लाह, आप लोग के अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मछली को आप जलती हुई रेत पे छोड़ देते हो और फिर चुप हो जाते हो जी। सर जो बैंक वगैरह से लोन लिया होता है अकाउंट पर, ठीक है, एक्रूअल वही होता है सर। बेटा मैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ, मैं एक्रूअल्स नहीं पूछ रहा। जी एनीवन एल्स? कोई और? नाराज लगते हो आप लोग। नो सर, ऐसी बात नहीं है, गूगल काम नहीं कर रहा हमारा। गूगल काम नहीं कर रहा? यस, इंटरनेट नहीं चल रहा। यही यार देखो, पता है क्या बात है, मैं आप लोगों को क्यों, शायद आप लोगों को ये जो मेरा तरीकाकार है पढ़ाने का थोड़ा सा एकदम ऑड भी लगा, और यार ये क्यों एक एक बात को, तो मैं चीजें अगेन वही बात है, मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि मैं सफ़े दुरुस्त पढ़ाऊँ, कुछ पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, जितना पढ़ाऊंगा ना वो सफ़े दुरुस्त करा दूंगा आपकी। देखो जितना पढ़ो एटलीस्ट इतना जरूर पढ़ लो कि 4 बंदों में बैठे हो, कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, कोई ACCA वाला हो, कोई CMA वाला हो, तो जब वो कुछ पढ़ी लिखी बात कर रहे हो तो आप लोगों को नजर ना बचानी पड़े। आई एम नॉट टीचिंग यू दीज कोर्सेज, आई एम नॉट, दिस इज व्हाट आई टोल्ड देम इन द मीटिंग एज वेल। हमारी अभी रिसेंटली BSc की मीटिंग हुई थी, BS अकाउंटिंग फाइनेंस के कोर्स से रिलेटेड।
So I was telling them कि the purpose of BSc Accounting and Finance अगर एक बच्चा करता है तो we are not making them to work for small organization for 15,000 or 10,000 or 20,000. They are supposed to be, if they do BS Accounting and Finance, they are supposed to get a job of at least 70-80,000 if they want to do job. If they want to do business, so they must having that much knowledge that they can handle their own financial affairs. इतना तो आता हो बच्चों को, और इतना आने के लिए पहली चीज ये है कि आपको अपने माइंड से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि ऑनलाइन टीचिंग सही टीचिंग नहीं होती, ठीक है, समझ नहीं आती ऑनलाइन टीचिंग में। एक चीज ये निकालनी पड़ेगी माइंड से, अपने आप को लगाना पड़ेगा इसमें, एक्सप्लेन करने में चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्रूअल्स दुनिया पूरी में ना 2 स्ट्रीम्स चलती है, 2 तो नहीं चलती है, एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही चलती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं चलती नॉर्मल। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि रेवेन्यूज एंड ये कुछ कॉन्सेप्ट, अच्छा ये बता भी दूं ये है क्या, ये कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग सारी अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग कर रहे होते हैं, हमें पता को नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये इसकी बेसिक कहाँ से है, क्यों कर रहे हैं। भाई आप रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को प्रीपेमेंट में डाल रहे हो, एक्रूअल्स में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो नहीं पता, भाई क्यों बस डाल रहे हैं जी, किसने बताया जी, टीचर ने बताया, नहीं पता किस वजह से। तो हम लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, मैं ये जो एक्सपेंसेस जो ग्रीन में है ना, इसको पहले मिटा दूंगा, इसको बोलूंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ ये येलो और येलो वाले को मिला के पढ़ूंगा, और फिर दोबारा ग्रीन वाले को पढ़ूंगा और येलो वाले को भी पढ़ूंगा। वो कहता है रेवेन्यूज should be recorded when these are earned rather than cash is received or paid. तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि रेवेन्यूज को तब रिकॉर्ड कर लो जब वो अर्न हो गए, कैश को ना देखो कि कैश कब आएगा और कब पे होगा, वो अलग बातें हैं। अब बस रिकॉर्ड कर लो रेवेन्यू को। रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करोगे, बुक कैसे करोगे, रिसीवेबल साथ में रिसीवेबल्स डाल दोगे। लेट्स सपोज इसकी बेटर एग्जांपल ये है कि जब आप सेल्स करते हैं, ठीक है, जब आप सेल्स करते हैं तो आप जब कैश पे सेल्स नहीं करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और इसी तरह एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर इनकर्ड रादर देन कैश इज पेड। तो एक्सपेंसेस को भी तब रिकॉर्ड कर लो जब वो इनकर हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सितंबर, आज 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर का जो बिजली का बिल है मेरी कंपनी का, मेरे बिजनेस का, वो कब आएगा, वो अक्टूबर में आएगा। तो क्या वो अक्टूबर के एक्सपेंस में लिखूं कि सितंबर के एक्सपेंस में लिखूं? वो सितंबर का एक्सपेंस है, वो सितंबर में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, वो पे होगा अक्टूबर में, तो वो फिर देखी जाएगी, लेकिन आएगा वो कब आएगा, वो अक्टूबर में ही। तो अक्टूबर में, इसीलिए हम लोग अभी जो आप बात कर रहे थे एक्रूअल क्या होता है, कोई मुझे बता रहा था बैंक से पैसे लिए तो वो एक्रूअल हो जाता है। बेटा वो एक्रूअल नहीं होता, ये एक्रूअल होता है कि जब आपने फिर एक्रूअल्स की एंट्री डालनी होती है, पेएबल्स की एंट्री डालनी होती है। तो अब क्या होगा, आज 30 सितंबर की इवनिंग हो गई है, डे खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, बिल तो अभी आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे किसको, क्रेडिट कर देंगे हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल को या एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बिल को, ठीक है। तो दिस इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दीस आर अर्न्ड और इनकर्ड रादर देन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इसके अपोजिट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि नहीं चलती दुनिया पूरी में। ये जो ये वाला वो है ना कॉलम, इसमें नॉर्मल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स देखे, वो आपको देख लीजिएगा, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कब है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है, वो दूसरे वाला एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कब करनी है, जब रेवेन्यू अर्न हो गया या एक्सपेंसेस इनकर हो गए। वेल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कब करनी है, जब कैश पे होगा या रिसीव होगा। आपने नहीं देखना कब अर्न हुआ कब नहीं अर्न हुआ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने देखी पढ़ी लिया होगा कि बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स, बिजनेस इज आर्टिफिशियल व्हेन इनकॉर्पोरेटेड एंड कैन सू एंड कैन बी सूड। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक बिजनेस सेपरेट है ओनर से। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे अब हम लोग कंपनीज की एग्जांपल लेंगे, वी विल नॉट स्टडी सोल प्रोप्राइटरशिप, वी विल नॉट स्टडी पार्टनरशिप, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। वी आर मेड फॉर
बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है। अब बिजनेस अकाउंटिंग में हम लोग बंदों की अकाउंटिंग नहीं करते, इसलिए जब कंपनी में अकाउंटिंग होती है तो कंपनी में कभी ड्राइंग्स आप लोग नहीं देखोगे। ड्राइंग सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है या पार्टनरशिप में होती है, कंपनी के केस में ड्राइंग्स नहीं होती, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो बिजनेस की बनेगी, इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट भी आता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो देख लीजिएगा, इसमें लिखा होगा पीछे। अच्छा, एक और कन्वेंशन है जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो अकाउंटिंग करते हुए हमें जो जो मेथड्स यूज किए हम लोगों ने, जो दो मेथड्स यूज किए हम लोगों ने पिछले साल, उन्हीं को अगले साल भी यूज करना है। ये नहीं कि पिछले साल हम लोग FIFO यूज किया था इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, इस साल हम लोग FIFO यूज कर लें। नो, इफ यू यूज्ड FIFO लास्ट ईयर, यू मस्ट बी यूजिंग LIFO दिस ईयर एज वेल। हाँ, अगर कोई स्टैंडर्ड चेंज हो गया, यानी इसके अम्मी अबू ने कह दिया कि नहीं आप चेंज करो, फिर आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वी शुड बी फॉलोइंग कंसिस्टेंसी। एक और कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाते हैं रादर देन मार्केट प्राइस की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने एसेट खरीदा, आपने रिकॉर्ड कर दिया एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। साल के बाद आपने डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट की तो आपने एसेट की जो लिखा हुआ है उसी को पकड़ा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, आप मार्केट वैल्यू की बेसिस पे उसकी नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर जो है वो रात को, हम में से अक्सर लोग अलार्म लगाते हैं, ठीक है, अलार्म लगा के सोते हैं। क्या हमें पता है हम लोगों ने सुबह उठना है? नहीं, उम्मीद होती है हम लोगों ने सुबह उठ जाना है, होप होती है कि हम लोगों ने उठना है, इसलिए हम लोगों ने अलार्म लगाया था। हम लोगों ने 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने की प्लानिंग की होती है। क्या हमें पता होता है हम लोगों ने रहना भी है कि नहीं अगले दिन? नहीं पता होता, बट स्टिल होपफुल होते हैं। क्यों होपफुल होते हैं? क्योंकि कंडीशंस की बेसिस पे हमें पता है हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, हम ठीक है, उठेंगे, नॉर्मली है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, हमें ये सारी इर्द गिर्द की कंडीशन। इसी तरह कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी की सेहत कैसी है, क्या ये कंपनी अगले 12 महीने तक चलेगी। अगर तो चलेगी तो फिर इधर द कंपनी हैज नो इंटेंशन टू बी क्लोज्ड डाउन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, कि अगले 12 महीने में डायरेक्टर्स की कोई इंटेंशन नहीं है कि कंपनी को क्लोज करना है, और ना ही उसे जरूरत है। जरूरत क्या है? सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, डेट्स इतने बढ़ गए, कंपनी के पास बिजनेस है ही नहीं, तो अगले 12 महीने में क्लोज करना पड़ जाए। अगर ये चीजें नहीं है, यानी द कंपनी विल नॉट बी क्लोज्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनती है, अदरवाइज ब्रेकअप बेसिस पे बनती है। अच्छा, गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, अगर आपने देखना हो वेदर इट इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस और नॉट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आप देख लें उसमें क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जहां पे क्लोजिंग, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, वहां पे एसेट्स को ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड करने का मतलब यही है ना कि इधर क्लोज कर रहे हैं, अगले साल में आपने ओपन करना है, तो अगले साल में कैसे ओपन करना है अगर कंपनी अगले साल में चल रही नहीं है। जहां जहां पे भी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये है क्या है बाकी का। फिर हमारे पास आता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने पढ़े हुए हैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, उसी का पार्ट है, मैं जस्ट एक दफा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि जो रिलेटेड पीरियड, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो रिलेटेड पीरियड रेवेन्यूज को सिर्फ रिलेटेड पीरियड एक्सपेंसेस से मैच करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये ना हो कि 2020 के रेवेन्यूज हैं और 2019 के एक्सपेंसेस को ला रहे हो, नहीं, अगर 2019 के एक्सपेंसेस हैं तो रेवेन्यूज भी 2019 के होने चाहिए, ठीक है जी। सब मटेरियलिटी देख लेना, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो देखो, जैसे आज डॉलर शायद 169 का है, आज से 10 दिन पहले शायद डॉलर 162 या 164 का होगा, इस तरह डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, एक
कांस्टेंट एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो मॉनेटरी यूनिट है ना वो स्टेबल है, वो अप डाउन नहीं हो रहा, ठीक है जी। फिर ये बाकी कुछ नीचे स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग के अम्मी अबू हैं इनका, ये देख लीजिएगा। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो डू टेल मी। नेक्स्ट पे फिर हम लोग प्रॉपर आपकी आउटलाइन में अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ इंशाल्लाह। कोई सजेशन है तो गो अहेड, एनीवन? नो सर, सब क्लियर है। सब क्लियर है, चलो ठीक है, विल Yes, सी यू sir. इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को, विल सी यू। सर ये इंशाल्लाह। स्लाइड शेयर कर दें। जी मैं कर दूंगा, मैं अभी आपको भेजता हूँ लिंक भेजता हूँ इसका, ये रिकॉर्डिंग का, और उसी में लिंक में सब कुछ होगा, ठीक है जी। एनी अदर सर आप क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था कि ये जो PDF फाइल आप जिससे मतलब आप दिखा रहे थे कि आपने ये चीज़ें पढ़नी है, तो जी, जी। काइंडली